हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल थिंकर्स जो सिविक्स का हम टॉपिक पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था उदारवाद। ठीक है, तो उदारवाद में हमने काफी जानकारी पिछली वीडियो में ली थी और उदारवाद का पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया था। और जैसा कि उदारवाद के जनक जॉन लॉक माने जाते हैं, और उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंदर मनुष्य को क्या है, विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की जो सूझबूझ है और सामूहिक प्रयास का क्या है, उसका परिणाम समझा जाता है। और जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। और उसके बाद जेरेमी बेंथम भी हैं जो उपयोगितावादी विचारक हैं, उनका नाम भी उदारवादी के रूप में लिया जाता है। और जैसा कि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थन का एक क्या है, एक राजनैतिक दर्शन है। ठीक है, क्या है ये? राजनैतिक दर्शन। ठीक है, तो देखिए, और हमने उदारवाद में काफी चीजें शुरुआत में हमने पढ़ी थी पहली वीडियो में। और अब हम आज उदारवाद में आगे चलेंगे, चिर संबद्ध उदारवाद यानी नकारात्मक उदारवाद। तो ये हम आज टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, चिर सम्मत उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद। तो जैसा कि शुरू शुरू में उदारवाद का जो रूप इंग्लैंड में विकसित हुआ, उसे चिर सम्मत शास्त्रीय या उदात उदारवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है। और इस आरंभिक दौर में व्यक्तिगत अधिकारों के संवैधानिक गारंटी की मांग की गई, यानी व्यक्तिगत अधिकार, ठीक है, उनकी संवैधानिक गारंटी की मांग की गई। और जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता, संविधानवाद व राजनीतिक अधिकार जो है प्रमुख थे। देखिए, लास्की ने भी कहा था कि उदारवाद की व्याख्या करना अथवा उसकी कोई भी साधारण सी परिभाषा देना सरल कार्य नहीं है। पिछली वीडियो में परिभाषा मैंने लिखा हुआ था, क्योंकि उदारवाद कुछ सिद्धांतों का क्या है, समूह मात्र नहीं है। वह क्या है, मानव के सोचने की प्रवृत्ति का भी परिचायक है। ठीक है, और उदारवाद शब्द का प्रयोग साधारणतः जैसे व्यापक रूप में कुछ राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों के साथ ही राजनीतिक कार्यों की बौद्धिक आंदोलनों का भी एक परिणाम माना जाता है। देखिए, 1689 में लॉक ने लिखा, किसी को भी अन्य के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति को हानि पहुंचनी नहीं चाहिए। यानी किसी के भी साथ स्वतंत्रता या संपत्ति या उस किसी प्रकार की उसको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और अमेरिकी जो स्वतंत्रता हुई थी, उसका घोषणा पत्र 1776 में हुआ था, और उसमें भी जीवन स्वतंत्रता था, सुख प्राप्ति के प्रयत्न की प्रति जो है मानव अधिकारों का इसमें ऐलान किया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद का आरंभ टॉमस हॉब्स से हुआ माना जा सकता है, राजनीति के सिद्धांत में। ठीक है, परंतु इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति लॉक की रचनाओं में मिलती है। लॉक की एक रचना थी टू टीच ऑफ गवर्नमेंट, अमेरिकी स्वाधीनता की घोषणा तथा फ्रांसीसी क्रांति या उदारवाद के इस आरंभिक दौर के ये महान स्मारक माने जाते हैं। ठीक है, अमेरिका के संविधान में मानव अधिकारों को संबंधित घोषणा पत्र लॉक के सिद्धांतों की मूर्त अभिव्यक्ति है। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे के बारे में रूसों की विचारधारा से भी यह प्रभावित थी। रूसों की विचारधारा, जैसा कि 1917 की क्रांति हुई थी यूरोप की। ठीक है, इसके अतिरिक्त मॉन्टेस्क्यू, थॉमस पेन, डेविड हुम आदि भी राजनीतिक जो सिद्धांतों ने भी उदारवाद के विकास में इन लोगों ने भी योगदान दिया है। ठीक है, और जैसे कि 19वीं शताब्दी में 3 प्रमुख आंदोलन हुए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा वर्ग स्वतंत्रता के लिए हुए। किसके किसके लिए हुए तीनों आंदोलन? पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा दूसरा किसके लिए हुआ? व्यक्तिगत, ठीक है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हुआ। और तीसरा किसके लिए हुआ? ये हुआ वर्ग स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, जैसे वर्ग संघर्ष का मार्क्सवाद का सिद्धांत आप पढ़ते हैं, तो वर्ग संघर्ष के लिए हुआ ये तीसरा। ठीक है, ये सब राष्ट्रवादी आंदोलन हुए थे, किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि बहुत से राष्ट्र ऐसे जो परतंत्र थे, उनकी स्वतंत्रता के लिए हुए।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हुए, व्यक्तिगत अधिकारों के लिए है और वर्ग संघर्ष के लिए हुए। ठीक है। उदारता, जो उदारतावादी थे वो अपनी ही क्या करते थे, राष्ट्रीय सरकारों के हस्तक्षेप से मुक्ति चाहते थे। यानी जो उनकी ही राष्ट्रीय सरकार क्या थी, उन्हें प्रतिबंध लगाती थी, उनको अपने हिसाब से काम नहीं करने देती थी, उनकी स्वतंत्रता में बाधक बनती थी, उनके मार्ग को अवरुद्ध करती थी। तो वो क्या कर चाहते थे कि अपने ही राष्ट्रीय, जो उनका राष्ट्र था, उसी से ही, उन्हीं की सरकारों से, अपनी राष्ट्रीय सरकारों से वो स्वतंत्रता और उनका जो हस्तक्षेप होता था उनके कार्यों में, उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता में, उससे वो मुक्ति चाहते थे, जिसकी वजह से ये आंदोलन हुए। समाजवादी भी थे, उसके बाद कुछ देर बाद समाजवादी भी सक्रिय हो गए और वे इस बात का आश्वासन चाहते थे कि शासन का संचालन संपत्तिशाली वर्ग के हित साधन के लिए न हो। समाजवादी क्या चाहते थे कि शासन का जो संचालन हो वो क्या हो, वो बिल्कुल भी संपत्तिशाली जो वर्ग है, धनी वर्ग है, कुलीन वर्ग है, सिर्फ उनके हित साधन के लिए ना हो, यानी गरीब मजदूर वर्ग के लिए भी ये चीजें हो। और उदारतावादी आंदोलन के तीन प्रमुख सूत्र भी थे, जिन्हें बहुधा भावनाओं और नीतियों की आकर्षक उलझनों में तोड़ मरोड़ कर बांट लिया जाता है। और ये सभी सूत्र प्रमुखतः महान फ्रांसीसी राजक्रांति जो हुई थी, 1789 की क्रांति हुई थी, और इन रूसो जैसे महापुरुषों के विचारों को गलत, सही तथा व्याख्याओं के लिए वो माने जाते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से उदारवाद भिन्न प्रसंगों में भिन्न भिन्न अर्थ रखता है, किंतु सबका जो सर्वत्र धारणा है वो क्या है, वो सर्वत्र धारणा सबकी क्या है, वो समान है। यानी सभी सामाजिक तरीके से स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों पे हस्तक्षेप न करना आदि सभी ये चाहते थे। तो चिरसम्मत उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद के विकास में अंग्रेज उपयोगितावादियों तथा उनके सहयोगियों का भी विशेष योगदान रहा है, तथा बेंथम, ठीक है, और जेम्स मिल, ठीक है, बेंथम और जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल जैसे विचारकों ने आर्थिक उदारवाद को राजनीतिक कार्यक्रम के साथ क्या किया, जोड़कर एक विस्तृत उदारवादी दर्शन की नींव रखी। उन्होंने सुखवादी, जैसा कि बेंथम का सिद्धांत क्या था, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, तो उन्होंने सुखवादी गणना और समानता के सिद्धांत पर क्या किया, आधारित अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का नारा बुलंद किया। उदारवाद के राजनीतिक पहलू के साथ साथ इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये राजनीतिक पहलू के साथ साथ क्या है, इसका जो आर्थिक पहलू होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। 1760 से 1830 की औद्योगिक क्रांति के दौर में फ्रांस के फिजियोक्रेट्स, एडम स्मिथ, रिकार्डो, मालथस, से सब भी जो है ये दार्शनिक विचारक है, जिनके नाम है उपयोगितावादी लेखक बेंथम और मिल ने लेसे फेयर, ठीक है, इन्होंने लेसे फेयर का सिद्धांत देकर आर्थिक क्षेत्र में क्या किया, इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की राजनीतिक दखलंदाजी का विरोध करते हुए आर्थिक स्वतंत्रता की इन्होंने सिफारिश की। लेसे फेयर, इसका क्या मतलब है, लेसे फेयर का मतलब है स्वतंत्र व्यापार। ठीक है, क्या मतलब है इसका, लेसे फेयर मतलब स्वतंत्र व्यापार। आर्थिक क्षेत्र के लिए ये किसी भी प्रकार की राजनीतिक दखलंदाजी का व्यवहार जो है विरोध किया गया लेसे फेयर के सिद्धांत द्वारा, यानी स्वतंत्र व्यापार के लिए आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है। नकारात्मक कार्यक्रम में जिसकी मान्यता यह है कि कार्य प्रारंभ करने का अधिकार क्या है, राज्य नियंत्रण से निर्बंध व्यक्ति को ही प्राप्त है, किंतु सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं उनका परिवर्तन अनिवार्य कर दिया। ठीक है, सामाजिक आवश्यकताओं ने क्या किया, परिवर्तन अनिवार्य कर दिया। जेम्स मिल जैसे विचारक उदारतावादी विचारकों को भी व्यापक बनाया, जिसके अंतर्गत अब राज्य क्या है, लोक हित में नियंत्रण लगाने के अधिकार से वंचित नहीं रहा। ठीक है, तो ये दखलंदाजी का विरोध करते हुए लेसे फेयर यानी स्वतंत्र व्यापार तथा आर्थिक स्वतंत्रता की इसमें सिफारिश की गई। ठीक है, स्वतंत्र समझौते व्यापार, प्रतियोगिता, अर्थव्यवस्था तथा बाजार समाज को आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता बताते हुए आर्थिक कार्यों में राज्यों के हस्तक्षेप का इन्होंने विरोध किया। इस प्रकार इसने आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को महत्व दिया। क्या किया, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को महत्व दिया। नकारात्मक उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, किस किस आधार पे इनकी विशेषताएं हैं। इसी तरीके से देखिए उदारतावादी जो विचारक थे वो चाहते थे कि व्यक्तिक स्वतंत्रता राजनीतिक क्षेत्र हो, दार्शनिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो,
क्या चाहते थे वो? इनकी सभी की स्वतंत्रता चाहते थे। तो चलिए, नकारात्मक उदारवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहले है दार्शनिक आधार पर। ठीक है, दार्शनिक आधार पर। तो इसका दार्शनिक जो आधार है वो क्या है? व्यक्तिवाद है। ठीक है, क्या है ये? व्यक्तिवाद। जिसकी प्रमुख बातें हैं निम्न तरीके से, यानी मानव व्यक्तित्व तथा व्यक्तियों की आध्यात्मिक स्वतः समानता में विश्वास, यानी मनुष्य के व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व और व्यक्ति जो भी हैं उनकी आध्यात्मिक जो समानता है उनमें विश्वास किया जाना। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा को महत्व देता है। ये दार्शनिक आधार पर क्या करता है? उसकी जो व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाएं हैं, यानी उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो, उसको महत्व देता है। मानव को क्या बनाता है? विवेकशील प्राणी बनाता है, अच्छा प्राणी बनाता है मनुष्य को। ठीक है, तो व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा को महत्व देता है और मानव को विवेकशील तथा अच्छा प्राणी मानता है। तीसरा पॉइंट है जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास करता है। क्या करता है दार्शनिक आधार पर? इसकी विशेषताओं में कि जीवन में विश्वास, स्वतंत्रता में विश्वास, संपत्ति के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनमें भी विश्वास ये मानता है, करता है। ठीक है, ये है दार्शनिक आधार पर। अब हम देखेंगे राजनैतिक आधार पर। राजनैतिक आधार पर देखिए, इसका राजनैतिक आधार संविदावादी सिद्धांत तथा लॉक का दर्शन है। किसका दर्शन है? जॉन लॉक का। इसकी मुख्य बातें हैं, राज्य की पहली पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति तथा अधिकारों की सुरक्षा हेतु सामाजिक समझौते द्वारा हुई है। तो लॉक क्या मानते हैं? इनका जो ये राजनीतिक आधार है, इसका मतलब है कि जो राज्य की उत्पत्ति है, ठीक है, उसकी कैसे उत्पत्ति हुई है? जो व्यक्ति के अधिकार थे उनकी सुरक्षा के लिए हुई है, सामाजिक समझौते द्वारा हुई है। यानी राज्य की उत्पत्ति और विकास के लिए, उनके अधिकारों, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक समझौता हुआ। उस समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये समझौतावादी जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, उसके द्वारा ये माना जाता है। ठीक है, राज्य तथा व्यक्ति के आपसी संबंध का आधार क्या है? समझौता है। ठीक है, राज्य व्यक्ति के साथ समझौता करता है, व्यक्ति राज्य के साथ समझौता करता है। ठीक है, व्यक्ति के अधिकारों की राज्य हित सोचता है और व्यक्ति को ये लगता है कि अगर राज्य है, शासन है, तो हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। क्योंकि अगर शासन नहीं होगा, कोई नियंत्रण नहीं होगा, तो आपके अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो तभी ना सुरक्षित रह पाएंगे हैं, जब हम, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब शासन होगा, सरकार होगी, कोर्ट होगी, तभी तो वो सुरक्षित रह। नहीं तो हम अपना, हमें अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हम कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? कौन सुनवाई करेगा? कौन सुनेगा? कौन किसको दंड देगा? तो यही चीज है कि व्यक्ति, राज्य, व्यक्ति के आपसी संबंध का आधार क्या है? समझौता है, तब व्यक्ति द्वारा राज्य का विरोध किया जा सकता है। तो राज्य और व्यक्ति का आधार समझौता है, और व्यक्ति, अगर हमें किसी प्रकार की राज्य के किसी भी कार्य से कोई दिक्कत होती है तो विरोध हम करते हैं। ठीक है, हम न्यायालय जाते हैं, हम आंदोलन करते हैं, हम प्रदर्शन करते हैं। राज्य के विरोध में हम क्या करते हैं? उन कार्यों का विरोध करते हैं, जैसे किसान आंदोलन हुए और कई तरह के आंदोलन होते रहते हैं। तो वो क्या है? राज्य के अगर हमें कार्य पसंद नहीं आते, हमारे हित लायक नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसके विरोध में जाकर अपना आंदोलन कर सकते हैं। तो राज्य तथा व्यक्ति के आपसी संबंध का आधार समझौता है, और व्यक्ति को क्या करना है? राज्य का विरोध व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कानून का अधिकार क्या है? विवेक है। कानून का अधिकार क्या है? विवेक है। ठीक है, यानी सूझबूझ, विवेक। अतः सामाजिक नियंत्रण आदेश की अपेक्षा कानूनों के माध्यम से ठीक प्रकार से हो सकता है। तो सामाजिक नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? सामाजिक नियंत्रण हो तभी किया जा सकता है जब कानून हो। ठीक है, ऐसे ना हम आपकी बात मानेंगे, ना आप मेरी बात मानेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कुछ कहती हूँ तो आप मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन कैसे? एक दूसरे से लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अगर कानून आदेश देगा कि नहीं, आपको ये नहीं करना, आप ये नहीं कर सकते, अगर आपने ये किया तो आप जेल जाएंगे, ठीक है, आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, तो क्या होता है? वहीं से शुरू होता है नियंत्रण। ठीक है,
वहीं से क्या शुरू हो जाता है, नियंत्रण। हमारे जो अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे, वो नियंत्रण में हो जाएंगे। यानी अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें दूसरे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर हम सिर्फ अपना फायदा देखेंगे, अगला व्यक्ति अपना फायदा देखेगा, तो क्या हो जाएगी, जानवरों जैसा व्यवहार हम करेंगे। जैसे जानवर हैं, सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं, अपना रहना चाहते हैं, दूसरे को खाने नहीं देना चाहते हैं। स्थिति वही, अगर कानून का नियंत्रण नहीं होगा तो स्थिति मनुष्यों में भी वही आ जाएगी। ठीक है, वो भी सिर्फ अपना हिस्सा देंगे। कुछ लोग घर बनाते हैं, सड़क पे ही रैंप बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसके लिए, है बुलडोजर आता है और उनका वो बाहर जो रैंप होता है वो तो उसे उखाड़ देता है कि भाई इससे क्या है, आपने सड़क पर रैंप बना लिया, आने जाने के लिए, आवागमन के लिए असुविधा होगी। तो ये कैसे है, अगर न होती तो क्या कोई पड़ोसी की बात मानता, नहीं मानता। तो यही चीज है कि कानून का अधिकार विवेक है और सामाजिक नियंत्रण आदेश की अपेक्षा कानूनों के माध्यम से ठीक प्रकार से किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, सरकार तथा राज्य आवश्यक बुराई है। यानी सरकार को भी, राज्य को भी एक तरीके से बुराई माना जाता है। बुराई इसलिए माना जाता है कि हमें राज्य के कार्य कई बार पसंद नहीं आती। आप यही सोच लीजिए कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए कितनी कम वैकेंसियां निकली हैं, तो क्या आप उससे सहमत हैं, बिल्कुल सहमत नहीं है। कितने बच्चों का भला हो सकता है, नहीं हो सकता। 4,000 वैकेंसी निकली है, 14 लाख बच्चे फार्म भरे हैं, तो आप सोचिए कि उससे किसका भला हो सकता है, नहीं हो सकता ना। 4,000 बच्चों का ही भला हो पाएगा, और उसमें 14 लाख बच्चों में सिर्फ 4,000 जो है वो चुने जाएंगे, जो कि बिल्कुल समझ लीजिए कि एकदम उत्तम क्वालिटी का, जिनका ज्ञान होगा, जो रात दिन मेहनत करेंगे, वही बच्चे वहां पे पहुंच पाएंगे। जो लोग मध्यम बुद्धि का बच्चा है, वो वहां तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यही है। ठीक है, तो सर यही से हम सहमत नहीं होते हैं। ठीक है, जो सरकार कार्य करती है तो हम क्या कहते हैं, सहमत नहीं। लेकिन बहुत जगह सरकार की आवश्यकता तो है, लेकिन अगर सरकार ही नहीं होगी, राज्य ही नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा, काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो सरकार राज्य आवश्यक भी है, जरूरी है हमारे लिए, हमारे हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन एक बुराई के रूप में ये मानते हैं। उदारवादी मानते हैं कि एक आवश्यक बुराई है, यानी बुराई तो है लेकिन वो बुराई क्या है, वो आवश्यक भी है हितों की रक्षा के लिए। जो सरकार कम से कम शासन करती है वह क्या है, सर्वोत्तम। इनका कहना है कि राज्य सरकार होने चाहिए लेकिन कम से कम व्यक्ति पर नियंत्रण करे, कम से कम जो है वो शासन करे, वही सरकार ये सर्वोत्तम मानते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, मानव को जीवन के हर क्षेत्र में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो पांचवा पॉइंट है कि मनुष्य को जीवन के जो हर क्षेत्र है, उसका राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, किसी भी धर्म को मानने की सुविधा हो, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक, किसी भी प्रकार के व्यापार करने की स्वतंत्रता हो, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता हो, और बौद्धिक भी उसको स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। ये है इनका दार्शनिक राजनीतिक आधार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सामाजिक आधार पर। सामाजिक आधार पर देखिए, राज्य को कृत्रिम संस्था समझा गया है। क्या समझा गया है, कृत्रिम संस्था समझा गया, प्राकृतिक नहीं। राज्य को क्या, समाज को क्या मानते हैं, एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। ठीक है, कृत्रिम संस्था समझा गया जिसका उद्देश्य क्या है, स्वतंत्र मानव के हितों की तृप्ति करना, हितों की तृप्ति करना, उनकी पूर्ति करना, सामाजिक आधार पर। दूसरा पॉइंट है, समाज का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि मानकर व्यक्ति के हित के द्वारा समाज के हित को संभव समझा गया। ठीक है, समाज का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि मानकर व्यक्ति के हित द्वारा समाज के हित को संभव माना गया, यानी व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि माना गया, लेकिन उससे क्या है, व्यक्ति का हित भी होगा और उससे समाज का भी हित होगा। एक व्यक्ति अगर खुश होगा तो परिवार खुश होगा, परिवार खुश होगा तो समुदाय खुश होगा, समुदाय खुश होगा तो समाज खुशहाल रहेगा, और अगर समाज खुशहाल होगा तो राज्य भी जो है वो खुशहाल होगा। ठीक है, एक एक व्यक्ति की जो है अहमियत होती है। ठीक है, उसका अगला पॉइंट है आर्थिक आधार पर। यह मुक्त आधार सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। ठीक है, किसका समर्थन करता है, आर्थिक आधार पर मुक्त आधार तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जिसमें राज्य की दखलंदाजी और नियंत्रण क्या है, बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी व्यक्ति कुछ भी कार्य करे उसमें
राज्य की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। उदारवाद पूंजीपति वर्ग का आर्थिक दर्शन है। तो उदारवाद को ये पूंजीपति वर्ग का आर्थिक दर्शन भी माना जाता है। ठीक है, और यहीं पे आज हमारा ये समाप्त होता है वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक उदारवाद यानी सकारात्मक उदारवाद, अभी हमने नकारात्मक उदारवाद पढ़ा, चीज सम्मत उदारवाद, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिक उदारवाद यानी सकारात्मक उदारवाद। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसकी आलोचना भी करेंगे। तो बने रहें साथ में, नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।